हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के क्रॉप प्रोटेक्शन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जिसका आज तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं, इन पर बात करते हैं। पहले पॉइंट पर बात करते हैं, फलों को खराब होने से बचाना एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? तो फल परिरक्षण कहलाता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, फल परिरक्षण के जनक या पिता कौन है या फादर? तो एपर्ट निकोलस है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फल परीक्षण के जनक एपर्ट निकोलस। अगला है CFTRI, सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करें तो फल परीक्षण तकनीकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में। लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्टिव आया, उसके पहले भी आ चुका है, तो आप फिर भी याद रखें इसे। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, परिरक्षित रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी फल परिरक्षण में कौन कौन से रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो 4 प्रमुख रसायन हैं, सोडियम बेंजोइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और एसिटिक अम्ल। आप चारों को याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के काफ़ी चांस बनते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, स्थायी परिरक्षण में शक्कर की सांद्रता कितनी रखी जाती है? यानी स्थायी फल परीक्षण करते हैं तो उसमें शक्कर की सांद्रता कितनी रखी जाती है? तो 65 से 70% के मध्य रखी जाती है। स्थायी परिरक्षण में नमक की सांद्रता कितनी की जाती है? अगर सब्जियों की परीक्षण कर रहे हैं, सब्जियों का अगर डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो उसमें नमक का घोल रखा जाता है, तो वो कितना प्रतिशत रखेंगे? तो 15 से 20%। जबकि फलों का अगर परिरक्षण कर रहे हैं, फलों की डिब्बाबंदी कर रहे हैं, तो फलों में शक्कर का घोल भरा जाता है, जबकि सब्जियों में नमक का घोल भरा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। ब्लांचिंग का उद्देश्य या ब्लांचिंग क्रिया किसे कहते हैं? ब्लांचिंग का जो उद्देश्य है वो फलों को मुलायम करना। अब फलों को मुलायम किस तरह से किया जाता है? तो फल व सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दोनों आने के चांस बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखें। इसी के एक अपोजिट क्रिया फार्मिंग, फलों को कठोर करना, जबकि ब्लांचिंग का उद्देश्य था फलों को मुलायम करना। इसमें किया क्या जाता है? तो फल व सब्जियों को 2% चूने के घोल में 2 से 3 घंटे तक रखा जाता है, जिससे कि फल व सब्जियां कठोर हो जाती हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, निर्जलीकरण से फलों के रंग और गुणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्जलीकरण का जो अर्थ है वो फल व सब्जियों को सुखाना या उनमें से नमी की मात्रा निकालना। यह मशीन द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर वो उनके रंग व गुणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, सत्य असत्य में पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। फल व सब्जियों को सुखाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो डिहाइड्रेटर या ड्रायर कहेंगे। ड्रायर यानी सुखाना, और डिहाइड्रेटर उस मशीन या यंत्र का नाम है जो कि फल व सब्जियों को सुखाता है। फल व सब्जियों को सुखाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, आप ये भी याद रखें। आगे बात करते हैं, अम्ल अवरोधी डिब्बे। पॉलिश युक्त डिब्बे 2 प्रकार के होते हैं, अम्ल अवरोधी डिब्बे और गंधक अवरोधक डिब्बे। पॉलिश युक्त डिब्बों में सब्जियों और फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। और किन किन फलों और सब्जियों की डिब्बाबंदी करेंगे पॉलिश युक्त डिब्बों में? तो उनको भी 2 प्रकार भागों में बांट दिया गया है, दोनों को समझ लें। अम्ल अवरोधक, जिन फलों व सब्जियों के रंग पानी में घुलनशील होते हैं, ऐसे फल व सब्जी जिनके रंग पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें अम्ल अवरोधक डिब्बों में रखा जाता है। और ऐसी कौन कौन सी फल व सब्जियां हैं? तो फलों की बात करें तो जामुन, सहतूत, फालसा, और सब्जी की बात करें तो चुकंदर। ये 4 प्रमुख है जिनके रंग पानी में घुलनशील होते हैं और इन्हें किस प्रकार के डिब्बों में रखा जाता है? तो अम्ल अवरोधक डिब्बे। और अम्ल अवरोधक डिब्बे किस में आते हैं? तो पॉलिश युक्त डिब्बे में आते हैं। एग्जाम में एक बार पूछ आ चुका है कि चुकंदर की डिब्बाबंदी किस में की जाती है? तो पॉलिश युक्त डिब्बों में। और पॉलिश युक्त डिब्बे किस में आते हैं? तो अम्ल अवरोधक के प्रकार हैं, आप याद रखें। अगला है गंधक अवरोधक डिब्बे। तो इनमें किस प्रकार की सब्जियां? तो जिन फलों व सब्जियों का रंग पानी में घुलनशील ना हो। तो लगभग सारी ज़्यादातर सब्जियां ऐसी होती है, सब्जियां या फल जिनका रंग पानी में घुलनशील नहीं होते, तो उन्हें गंधक अवरोधक डिब्बों में रखा जाएगा। उदाहरण के रूप में सेब, आम, लीची, गाजर, अनानास आदि जो फ्रूट्स बचते हैं या सब्जियां बचती है, तो उन्हें गंधक अवरोधक डिब्बों में रखा जाएगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, किण्वन की क्रिया संपन्न होती है। किण्वन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? तो किण्वन की क्रिया कार्बोहाइड्रेट में। ऑप्शन में आ सकता है प्रोटीन, वसा, अदर्स, जो भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, जहाँ कार्बोहाइड्रेट होगा वहीं किण्वन होगा, आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, सहकारिता शब्द का अर्थ क्या है, या सहकारिता शब्द का मेन जो अर्थ है वो क्या है? तो मिलजुल कर कार्य करना।
सहकारिता के सिद्धांत, तो सहकारिता के प्रमुख जो सिद्धांत है समानता, निस्वार्थ भाव, ऐच्छिक संगठन और एकता। और भी हैं, आदि और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख है, आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, केसीसी का पूरा नाम क्या है, तो किसान क्रेडिट कार्ड। आगे बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई है। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है, तो 1951 में प्रारंभ हुई है। 5 साल की योजना होती है जो अभी तक चलती जा रही है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, आरबीआई का पूरा नाम क्या है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे। आगे बात करते हैं नाबार्ड का पूरा नाम, तो नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 में। और कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई है। और इसका जो सीधा संबंध है नाबार्ड का वो आरबीआई से होता है। आगे बात करते हैं, अल्पकालीन ऋण यानी ऋण के प्रकारों को, ऋण को बांटा गया है समय अवधि के आधार पर अलग अलग भागों में। अल्पकालीन यानी कम समय का, मध्यकालीन यानी थोड़ा अधिक, और दीर्घकालीन यानी और ज़्यादा। तो ऋण के प्रकार, किसानों के लिए 3 प्रकार के ऋण जो हैं उपलब्ध हैं। तो अल्पकालीन ऋण कितने समय के लिए होता है, तो 1 से 1.5 वर्ष के लिए होता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो आप जरूर ध्यान रखें। मध्यकालीन ऋण तो 1 से 5 वर्ष के लिए होता है। और दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के लिए होता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सुझाव किसने सुझाव दिया था, किस समिति ने सुझाव दिया था, तो गाडगिल समिति ने सुझाव दिया था। आप ये भी याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं, भू सर्वेक्षण एक है। भू सर्वेक्षण चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप याद रखें। तो भू सर्वेक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों ही हैं। भूमि को मापना एक प्रकार का विज्ञान भी है और उसमें कलाएं भी लगती है, तो दोनों ही हैं। सत्य असत्य में आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, सर्वेक्षण में कितने व्यक्ति का कार्य करते हैं, सर्वेक्षण के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो 3 व्यक्ति, सर्वेक्षक जो भूमि को, और जो चेन को पकड़ कर चलते हैं, आगे वाले जो चेन को पकड़ के चलता है उसे प्रग्रामी बोलते हैं, और पीछे जो होता है उसे अनुगामी बोलते हैं। प्रग्रामी को लीडर भी कहते हैं। आप याद रखें कि सर्वेक्षण में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो 3 व्यक्ति की। सर्वेक्षण में कुछ प्रमुख चेनों का उपयोग किया जाता है, तो उन चेनों के बारे में जानकारी है। सबसे पहले इंजीनियरिंग जरीब, या जरीब को ही हम चेन कहेंगे, कि लंबाई कितनी होती है। सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जरीब जो है इंजीनियरिंग जरीब या इंजीनियरिंग चेन। इसे हिंदी में एक और नाम से बोलते हैं, अभियंता जरीब भी कहते हैं, तो आप वो भी याद रखें। लंबाई कितनी होती है, तो 100 फीट होती है। इसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 100। और प्रत्येक कड़ी की बात करें तो 1 फीट की कड़ी होगी। प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो 1 फीट की। आपको तीनों प्रकार के आंकड़े याद रखना है कि इंजीनियरिंग जरीब की लंबाई 100 फीट है, कड़ियों की संख्या 100 है, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई यानी हर एक कड़ी की लंबाई बात करें तो 100 कड़ियों की हर एक की लंबाई बात करें तो 1 फीट है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अगली जो जरीब है गंटर जरीब की लंबाई जो है वो 66 फीट है। अगर किसी भूमि को अगर एकड़ में मापना है तो गंटर जरीब का उपयोग करते हैं, तो उसकी जो लंबाई है टोटल वो 66 फीट है। कुल कड़ियाँ कितनी है, तो 100 है, और प्रत्येक कड़ी की अगर लंबाई की बात करें तो 0.66 फीट, और अगर इंच में बात करें तो 7.92 इंच उसकी प्रत्येक कड़ी की लंबाई है। दोनों तरह से आंकड़े पूछ सकते हैं आप, इसलिए दोनों तरह से याद रखें। अगली एक और जो चेन है रेवेन्यू जरीब, तो उसकी जो टोटल लंबाई है वो 33 फीट है। कुल कड़ियों की संख्या की बात करें तो 16 है, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई की बात करें तो 2.062 फीट है, यानी अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 68 सेंटीमीटर है। तो ये थी कुछ जरीबें। अगर इनमें सबसे बात करें कि सबसे अगर किस चेन की या किस जरीब की प्रत्येक कड़ी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो अगर कड़ी की लंबाई के हिसाब से बात करें तो रेवेन्यू। कड़ियों की संख्या की बात करें सबसे ज़्यादा किस में है, तो इंजीनियरिंग में भी, गंटर में, दोनों में बराबर 100, और सबसे कम कड़ियों की संख्या है तो रेवेन्यू में सिर्फ 16। सबसे छोटी जरीब है तो रेवेन्यू 33 फीट ही है। चलिए आगे बात करते हैं, 10 गंटर जरीब बराबर कितना होता है, यानी 1 गंटर जरीब बराबर 66 फीट होता है, तो 10 गंटर जरीब बराबर 660 फीट। और 10 गंटर जरीब बराबर अगर एक और इकाई में कन्वर्ट करें तो एक फालिंग भी बोलते हैं। 10 गंटर जरीब बराबर एक फालिंग, या एक फालिंग में कितने फीट होते हैं, तो 660 फीट। आगे बात करते हैं 80 गंटर जरीब बराबर, अगर दूरी में बात करें कि कितना होता है, तो 1 मील, और 1 मील में वो कितना मीटर होता है, तो 1600
मीटर होता है। यहाँ 1.6 किलोमीटर, अगर कन्वर्ट कराना चाहे किलोमीटर में तो 1.6 किलोमीटर। आगे बात करते हैं 10 वर्ग घंटर जरीब बराबर, यानी 10 वर्ग घंटर जरीब बराबर कितना होगा, तो 1 एकड़ होगा। आगे और आंकड़े देखें तो 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। भूमि को मापने की जो प्रमुख इकाइयाँ हैं वो हेक्टेयर और एकड़ हैं, दो प्रमुख इकाइयाँ। हेक्टेयर बड़ी इकाई है और एकड़ जो है वो छोटी इकाई है। आगे बात करें 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, तो 2.47, यानी लगभग अगर बात करें तो 2.5 के आसपास 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ आ जाता है, तो लगभग 2.5 एकड़ आ जाता है। आगे बात करें 1 एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर होता है, तो 0.4047, आपको ये आंकड़ा याद रखना है। या 0.40 दशमलव के बाद 2 अंक याद रखना है, तो 0.40। और अगर एक बात करें कि 1 एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है, तो 43,560 वर्ग फीट होता है 1 एकड़ में। आपको ये सारे ही आंकड़े याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, यहाँ से आने के चांस है। एक कम से कम एक ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा भी आ सकता है। 1 वर्ग मील बराबर कितना एकड़ होता है, तो 640 एकड़ होता है 1 वर्ग मील बराबर। आगे बात करते हैं क्षेत्र पुस्तिका का आकार। सर्वेक्षण में जो जितनी भी अगर भूमि सर्वेक्षण किया जाता है और उसका जो रिकॉर्ड जो नोट किया जाता है वो क्षेत्र पुस्तिका में किया जाता है, तो उसका आकार कितना होता है, तो 20 × 12 सेंटीमीटर होता है। क्षेत्र पुस्तिका में लिखने का जो तरीका होता है वो किस तरह से होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं उसमें। आगे बात करें खेत की ढलान मापने वाला यंत्र। सर्वेक्षण में खेत की अगर ढलान मापने वाला यंत्र को का नाम क्या है, तो डंपी लेवल है, आप याद रखें। इंजीनियरिंग जरीप या अभियंता जरीप में लटकन की संख्या कितनी होती है, उसमें टेक लगे होते हैं, तो कितने टेक लगे होते हैं, तो 9 टेक लगे होते हैं। 10 फीट के बाद एक टेक लगा होता है, तो 10 कड़ियों के बाद 10 कड़ियों के बाद एक टेक लगा होता है, तो 10 कड़ियों के बाद एक टेक लगा होता है, शुरू में एक भी नहीं होता है। तो इस तरह से टोटल 100 कड़ियाँ होती है और उसमें 9 टेक लगे होते हैं। उसी तरह से अभियंता जरीब में टोटल लटकन की संख्या 9 होती है, यानी टेक की संख्या 9 होती है। उसी तरह से घंटर जरीब में भी टोटल 100 कड़ियाँ होती है और 10 कड़ियों के बाद एक टेक लगा होता है, तो उसमें भी कड़ियों की जो संख्या है, लटकन की जो संख्या है वो 9 ही होती है घंटर्स जरीब में भी। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है भू सर्वेक्षण में उपयोगी यंत्र। तो किसी भी प्रकार के यंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख यंत्र लिखे हैं कि किन किन यंत्रों का उपयोग होता है भू सर्वेक्षण के लिए उपयोगी यंत्र है। तो आप जितने भी यंत्र वो सारे याद रखें, जिसमें से मैंने कुछ लिखे हैं। जरीप, लक्ष्य दंड, क्रॉस स्टॉप, लंब दंड, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्षेत्र पुस्तिका, डंपी लेवल, ये सारे के सारे भू सर्वेक्षण में उपयोगी यंत्र हैं। और भी यंत्र हैं लेकिन ये प्रमुख, इनको जरूर याद रखें। एक ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है, भू सर्वेक्षण में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या, तो नहीं किया जाता। बैरोमीटर का उपयोग कहीं से कहीं तक ये वायुमंडलीय दबाव को मापता है, जिसका भू सर्वेक्षण से कोई संबंध नहीं है। तो बैरोमीटर भू सर्वेक्षण में एक उपयोगी यंत्र नहीं है। यह थे क्रॉप प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव का आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। इसके अलावा पिछले 2 वीडियोस भी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर हैं, आप उन्हें अच्छे से देखें। धन्यवाद।